हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जब कोई एसी सर्किट में हम लोगों ने एसी सप्लाई दिया, यानी कि एसी वोल्टेज सप्लाई दिया और उसमें सिर्फ और सिर्फ एक रजिस्टर कनेक्टेड हो, तो बताओ कि उसमें करंट कितना फ्लो करेगा। और फिर करंट और वोल्टेज के बीच में कुछ पैरामीटर्स का एनालिसिस करते हैं और उसके बाद उस पर बेस्ड सवाल सॉल्व करते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाह रहा हूँ बच्चों, आज का जो लेक्चर है ना, इसमें देखोगे आगे टॉपिक जब कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्विंग में आएंगे, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के जो तरीके होंगे ना, एकदम हूबहू कट कॉपी पेस्ट होने जा रहा है जो हम लोग एसएचएम में पढ़े थे, एकदम नो डिफरेंस। यानी कि एसी के क्वेश्चन हैं, आप भूल जाओ एसी के क्वेश्चन, आप सोचो कि एसएचएम का है और बस सब कुछ उठा के बना दो, सेम आंसर आते हैं। तो हम लोग दोनों तरीके से सीखने जा रहे हैं, बाय कॉन्सेप्ट भी और बाय शॉर्ट ट्रिक भी। ठीक है, जैसे एसएचएम में पढ़े थे बाय कॉन्सेप्ट शॉर्ट ट्रिक, वैसे ही हम लोग एसी में आज पढ़ने जा रहे हैं। मजा आने वाला है, चलो शुरू करते हैं। ठीक है, देखो एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली ए रजिस्टर, तो क्या है यहाँ पर एक एसी सप्लाई कनेक्टेड है, किससे? ओनली ए रजिस्टर। तो एसी के जो लेक्चर्स है ना, या जो बोलो कॉन्सेप्ट्स कैसे प्रोसीड करते हैं बच्चों, यहाँ पर क्या एसी सप्लाई कनेक्टेड है सिर्फ रजिस्टर के साथ। आगे जैसे आगे जाते जाएगा ना लेक्चर्स, देखो कैसे कैसे रहता है। अभी हमने सिर्फ एक रजिस्टर कनेक्ट किया है एसी सप्लाई के साथ, थोड़ा सा ओवरव्यू बता देता हूँ, उसके बाद पढ़ना शुरू करते, ताकि दिमाग में एक पिक्चर बने कि भाई आगे क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। हैं रजिस्टर हटा करके उसके बाद बोलेंगे कि इंडक्टर लगा दिए एसी सप्लाई के साथ, तो बताओ कि वोल्टेज आपने लगाया, ठीक है, करंट कितना फ्लो करेगा। अच्छा, इंडक्टर हटा करके उसके बाद बोलते हैं कि एक कैपेसिटर लगा दिए, ठीक है, एसी सप्लाई के साथ, तो बताओ कि एसी वोल्टेज आपने लगाया, करंट कितना फ्लो करेगा। और एसी वोल्टेज हमेशा क्या होता है पता है? इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, पढ़ करके आए हैं, तो हर जगह पर इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, नॉट साइन ओमेगा टी, नॉट साइन ओमेगा टी भैया। क्योंकि पहले वोल्टेज ये नहीं होता कि बैटरी लगाए, करंट इलेक्ट्रिसिटी कैसे पढ़े हो भाई? पहले बैटरी लाओ तब तो करंट फ्लो करेगा, तब तो बल्ब जलेगा। तो बिल्कुल वही है, पहले वोल्टेज लगा दो जो फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज होता है, एसी वोल्टेज, और उसके बाद करना क्या है बताओ, करंट कितना फ्लो करेगा। तो मेरा टारगेट क्या रहेगा ना, पूरा एसी में हम करंट बेसिकली निकालते हैं, क्या होगा इसमें भी वोल्टेज लगा देंगे, बताओ कि इसमें करंट क्या फ्लो करेगा, फिर वोल्टेज लगा दो, बताओ कि करंट कितना फ्लो करेगा। उसके बाद आर भी लगा दो, एल भी लगा दो भैया, सी भी लगा दो, एक ही सर्किट में, है ना। ये आर है, एल है, सी है, वोल्टेज तो पहले लगा दिए ई नॉट साइन ओमेगा टी, फिर मेरा टारगेट होता है बताओ कि कितना करंट फ्लो करेगा। उसके बाद आर एल लगा देंगे, एक बार ये दोनों लगा देते हैं आर एल, एक सर्किट में आर सी लगा देते हैं, फिर बताओ कि उसमें करंट क्या फ्लो करेगा। यानी कहने का मतलब आगे जो लेक्चर सभी जाने वाला है ना, सब में हम लोग करेंगे क्या, ये लगा करके करंट ही निकालेंगे, और फिर उस करंट को और वोल्टेज को दोनों को देखेंगे और देखते ही रहेंगे कि दोनों में कुछ है क्या, तो कुछ कुछ होता है। अब पढ़ेंगे कि कुछ कुछ क्या होता है, ठीक, फिर एनालिसिस करेंगे। एक पिक्चर तो दिमाग में बना, हाँ अब समझते हैं। तो अब दिमाग में चल गया, हम क्या करेंगे, पहले वोल्टेज लगा देंगे, करंट निकालेंगे, बस। तो भाई ये जो वोल्टेज होता है बच्चों, देखो एसी में ना ये कांस्टेंट वोल्टेज नहीं होता, ये गजब का वोल्टेज होता है, इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। और ये जो वोल्टेज है वो कैसा वोल्टेज होता है? फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज होता है। ये जब भी मैं फ्लक्चुएटिंग बोलता हूँ ना, तो इसका मतलब क्या है कि जैसे करंट की बात करें तो एक बार करंट इधर, तो एक बार करंट इधर, ऐसे ऐसे करके एसी में फ्लो करता है। तो वोल्टेज भी क्या है? फ्लक्चुएटिंग। तो एक बार टर्मिनल अगर इधर होगा प्लस इधर माइनस, तो थोड़ा देर के बाद टर्मिनल पलट जाएगा भैया, इधर प्लस इधर माइनस हो जाता है ना। अच्छा, तो कैसे? तो बोले 0 से लेकर के t/2 कहलाता है ये हाफ साइकिल। तो हाफ साइकिल में मान लो ये प्लस ये माइनस है, तो भैया अगला हाफ साइकिल में जो होगा ना, t/2 से t में जाएगा पलट, इधर माइनस इधर प्लस हो गया, ठीक है ऐसे। तो चलो कोई बात है, तो हम लोग क्या बोलते हैं देखना जरा, कैसे प्रोसीड करते हैं बच्चों, ये कि सिंस ये फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज है भाई, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, एक ही सेकंड में 100 बार ऐसे 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 होता है, तो बोलते हैं कि भाई रुको रुको रुको, वैसे तो हम पढ़ ही नहीं पाएंगे यार, एक बार एक सेकंड में 100 बार ऐसे ऐसे होगा तो हम पढ़ेंगे कब? तो बोलते हैं रुको, लेट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी, हाँ उस समय तुम कहीं तो प्लस माइनस हो गए, चाहे इधर, बताओ कि किधर क्या हो। तो हम लोग ऐसे सर्किट को पढ़ते कब है? लेट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी पर जाकर के उसको रोको और तब देखो कि भैया क्या क्या उस समय हो रहा है, वरना हम पढ़ ही नहीं पाएंगे। एक सेकंड खटा भैया 100 बार फ्लक्चुएट कर गया तो हम फिजिक्स कब पढ़ेंगे?
ठीक है, तो लिखते हैं लेट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी, तो बोले कि ये है मान लो प्लस, ये है क्या माइनस, तो उस इंस्टेंट पर बच्चों करंट किधर फ्लो कर रहा होगा, सोचो प्लस से माइनस के तरफ, तो करंट इधर फ्लो कर रहा होगा। ये जो करंट मैं लिख रहा हूं कब लिख रहा हूं, एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट पर, इंस्टेंट टी। ठीक है, तो करंट इधर फ्लो करेगा, और करंट अगर इधर फ्लो कर रहा है तो हमको पता है यहां पर वोल्टेज का ड्रॉप होगा, और वो V इक्वल टू कितना हो जाएगा, I इंटू आर, I इंटू आर। ठीक है, तो बोलेंगे अब लेट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी, बोले हमको पोलैरिटी भी समझ में आता है, तो इस सर्किट का एनालिसिस कैसे कर सकते हो, कैसे एनालिसिस कर सकते हो भैया, ये प्लस और माइनस है, तो क्या उसी सर्किट को, देखो मैं क्या लिख रहा हूं यहां पर, टू अंडरस्टैंड, टू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड के लिए क्या कर सकते हैं, बोले कि भाई देखो ये रजिस्टर हो गया उस इंस्टेंट पर, और इसका पोलैरिटी इधर प्लस माइनस है, यानी वो मेरे लिए एक बैटरी जैसा देखो बन गया, बोलो कि नहीं, इधर प्लस और इधर क्या हो गया माइनस, और उस इंस्टेंट पर वोल्टेज कितना होगा, E है ना, किसी भी इंस्टेंट पर वोल्टेज क्या रिप्रेजेंट होता है, E। तो लेट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम T, सर्किट इस तरह से बन रहा है, तो उसमें वोल्टेज हो गया इतना, उसमें करंट हो गया ऐसा, ठीक है, फ्लो कर रहा है सर्किट में। तो बोलते हैं क्या, हमें करंट निकालने के लिए बच्चों करेंगे क्या, तो लगा देते हैं KVL, लगा देते हैं उसी इंस्टेंट पर। ठीक है, तो लगाएंगे इसमें क्या, KVL। तो यहां देखो कैसे लिखोगे, सबसे पहले लेट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम T, EMF जो है वो कितना है, E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। फिर बोलते हैं क्या, अप्लाई करो KVL एट दैट इंस्टेंट, एट दैट इंस्टेंट, हमेशा उस इंस्टेंट की बात होगा। ठीक है, लगाते हैं KVL। तो KVL कैसे लगा दे, तो भाई हम किसी भी तरफ से चल सकते हैं, चाहे हम ऐसे लगा सकते हैं चाहे ऐसे, तो लेट हम ऐसे लगा देते हैं। ये जो डायरेक्शन होता है क्या होता है, ये होता है हमारा चलना, हम चलते हैं और करंट चल रहा है ऐसे यानी इस सर्किट में बात करें तो ऐसे हम लोग KVL लगाने जा रहे हैं। तो कैसे है, तो बोल इधर से चलो, बैटरी है तो छोटा आदमी से बड़ा आदमी हो गया, तो हम लोग क्या लिखते हैं, अच्छी बात है, तो ये हो जाता है प्लस E। बैटरी के लिए तो छोटा आदमी से बड़ा, बड़ा से छोटा करते हैं। ठीक है, हम चल रहे हैं ऐसे, तो मेरे साथ ही करंट चल रहा है, हम चल रहे हैं ऐसे, करंट भी मेरे साथ साथ चलता है, तो भैया क्या हो जाता है माइनस, तो ये हो जाता है माइनस IR। जो भी बच्चे को अगर दिक्कत होगा ना इसमें, सर कैसे माइनस, कैसे बड़ा आदमी छोटा आदमी हो गया, तो बच्चों एक लेक्चर देख लीजिएगा, और वो है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। बस यूट्यूब में टाइप कर लीजिएगा किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ फिजिक्स लिंक्स। कोई भी टॉपिक में कहीं भी दिक्कत हो पूरे 11th-12th में, बस वो टॉपिक का नाम लिख करके बच्चों फिजिक्स लिंक्स लिख दीजिए साथ में यूट्यूब में, ठीक, वो वीडियो आ जाएगा, खटाक से उसको फास्ट फॉरवर्ड चाहे जैसे देखना हो, खटाक से देख करके फिर आगे बढ़ो। हाँ E माइनस IR, तो नेट वोल्टेज हो गया, विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये वोल्टेज प्लस इतना इतना हो गया। सर करना क्या चाह रहे हो, मैं ना करंट निकाल रहा हूँ, सिखा चुके हैं, अगला आगे 3-4 लेक्चर में सिर्फ करंट ही निकालेंगे। तो यह है E, उधर चला जाएगा कितना IR, हेंस I बराबर क्या होने जा रहा है, I हो जाएगा कितना, देखो जरा E बटे R। सही है, लिख लो, I इक्वल टू कितना आ गया, E बटे R। अब ये जो I इक्वल टू E बटे R आया है, तो हम लोग क्या करें, तो बोले कि भैया E बटे R उस इंस्टेंट पर जो है E कितना है, ये है E नॉट साइन ओमेगा टी है, तो डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा R। इसको जरा अच्छा से सेटिंग अगर किया जाए बच्चों, तो ये है E नॉट और ये है R, देखो जरा है ना, यहाँ डिवाइड करके साइन ओमेगा टी जरा किनारे कर देते हैं, ये हो गया करंट। व्हाट इज दिस, तो हमको पता है कि देखो करंट होता है क्या, वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, जो कि जनरली हम लोग को समझ में आता है। ठीक है, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ, करंट वोल्टेज बटे रेजिस्टेंस। अगर करंट हो मान लो कि पीक, अगर ये पीक हो तो ये वाला वोल्टेज भी कैसा हो जाएगा, पीक वोल्टेज हो जाएगा, देख लो है ना, पीक वोल्टेज तो पीक, अगर ये RMS तो ये RMS है ना। तो यहाँ से हमें समझ में आता है कि भाई जहाँ पर E नॉट बटे R दिख रहा है उसके जगह पर हम लोग लिख क्या सकते हैं, पीक करंट, यानी कि I नॉट, हेंस दिस बिकम्स I नॉट साइन ओमेगा टी, और ये हो गया मेरा करंट का इक्वेशन। दिस इज इक्वेशन नंबर क्या हो गया 2। समझ में आ गया बढ़िया से, है ना। तो ये जो आया मेरा एक्सप्रेशन, तो बोलते हैं बच्चों क्या, वेयर I नॉट जो है वो हुआ कितना, E नॉट बटे R, ठीक है, ये करंट कहलाएगा क्या, तो ये करंट कहलाता है, देखो सबसे पहला जो है ना पॉपुलर जो है वो है पीक करंट, क्या बोलते हैं इसको, पीक करंट, और इसको बोलते हैं मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट, और इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं बच्चों करंट एम्पलीट्यूड,
करंट एम्पलीट्यूड। ये एम्पलीट्यूड करंट कहाँ से आता है, कहाँ से आता है, एसएचएम चैप्टर से। कहाँ से आता है, एसएचएम चैप्टर से। तो ये हो गया करंट का वैल्यू, ठीक है। अब यहां देखो जरा, जैसे कि हमेशा एसएचएम से कंपेयर करूंगा, तो एसएचएम में जैसे हम लोग कैसे डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी। तो भैया आज एसी पढ़ रहे हैं, एसी में क्या हो जाएगा, यह है एनी डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो फ्रॉम मीन पोजीशन मतलब जीरो, ठीक है। तो जीरो से कोई भी करंट हो जाएगा ऐसा। मैक्सिमम मतलब ये डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड। तो ये करंट, मैक्सिमम करंट ये हो जाएगा आई नॉट, फिर साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। यानी कि समझ में आ रहा है, जो हम लोग एसएचएम में पढ़े थे भाई, जैसे इसका सवाल बनाते थे वैसा ही हम लोग इसका बनाएंगे, विशेष करके रेजिस्टिव सर्किट के लिए, क्योंकि रेजिस्टिव सर्किट में ऐसा आया है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों। चलो लिख लो इसको बढ़िया से, फिर आगे अभी एनालिसिस करता हूं कि ये जो रिजल्ट मेरे पास है ना, ये रिजल्ट के एनालिसिस के बीच में क्या है। तो बोले कि अगर देखोगे E इक्वल टू मेरे पास आया हुआ है कितना, ई नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट मेरे पास आ गया आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये रिजल्ट का एक एनालिसिस हो गया। एक तो ये, दूसरा कि ई नॉट का मैग्नीट्यूड अगर देखोगे कि वो कितना है, ऐसे समझने के लिए मान लो ये 5 वोल्ट, एक उदाहरण के लिए ई नॉट कितना है, 5 वोल्ट। तो आई नॉट कितना होगा, 5 ही होगा या 5 से कम या 5 से ज्यादा। तो बोले कि भाई देखो ई नॉट है बोलोगे हाँ ठीक है ई नॉट है। आई नॉट क्या है, तो आई नॉट हो जाता है ई नॉट बटे आर, और आर जनरली होता है बच्चों ना, जैसे रहेगा कि 5 किलो ओम है या 1000 ओम है, 1 किलो ओम, 2 किलो ओम, ये यानी कि ना ये वैल्यू बहुत ज्यादा होता है जनरली, ठीक है। जो रेजिस्टिव सर्किट हमको करना तो रेजिस्टेंस थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, ठीक। तो ई नॉट बटे आर अगर जब भी करोगे ना, तो ये आई नॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ई नॉट मान लो 5 वोल्ट, नीचे 100 ओम, तो 5 बटे 100 क्या हो गया, कम। यानी बोलेंगे क्या, हियर आई नॉट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो लेस देन क्या हो जाएगा, ई नॉट। मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड, कोई डायरेक्शन वायरेक्शन नहीं, ठीक है। मैग्नीट्यूड वाइज एनालिसिस है। आई नॉट का मैग्नीट्यूड होगा कम, ई नॉट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ज्यादा, ठीक है। समझ में आ गया। चलो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब इसी रिजल्ट में एक चीज आता है बच्चों, और उसको हम लोग बोलते हैं फेज। भाई ये फेज क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, क्योंकि आगे वेव ऑप्टिक्स पढ़ोगे, उसमें सिर्फ फेज डिफरेंस ही बहुत अच्छे से समझना। पूरा वेव ऑप्टिक्स फेज डिफरेंस ही है, और वेव ऑप्टिक्स जनरली बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि फेज के बारे में अच्छा से अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है। तो आज जो पढ़ रहे हो वो बहुत हेल्प करेगा वहां पे, ठीक। समझते हैं फेज का मीनिंग क्या होता है। तो एक तो एसएचएम में हमने पढ़ा है, तो उसके ठीक सामने देखो, आज एसएचएम पढ़े तो आमने सामने इसलिए लिखे हैं ताकि आपको पता चल सके कि एसी का जो चीज़ अंडरस्टैंड कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं है कि वो नया चीज़ है, वो रिवीजन कर रहे हैं। एक ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है, कट कॉपी पेस्ट करने जा रहा हूँ, ठीक। देखो फेज का जनरल मीनिंग होता है ना, एंगल। एकदम सिंपल लैंग्वेज में उसको बोलते हैं एंगल। फेज ऐसे समझ लो कि फेज इंग्लिश वर्ड है, बड़ा मुश्किल होता है, और हिंदी मीनिंग होता है एंगल। एंगल मतलब हमें समझ में आता है। कहीं पर अगर साइन 30 डिग्री लिखा हुआ है तो पता चल गया 30 डिग्री क्या है, एंगल, भैया वही फेज हो गया, ठीक। तो वो जो फेज है 30 डिग्री, उससे हम क्या समझते हैं, वो क्या बतलाता है फेज, वो देखो यहाँ पर जरा एक बार अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। देखो फेज मीनिंग होता है एंगल, और वो क्या रिप्रेजेंट करता है एसएचएम में और एसी में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भाई एसएचएम में क्या रिप्रेजेंट करता है। हाँ, एक तो फेज, एक तो इसका मीनिंग हो गया एंगल। एंगल को चाहे थीटा से रिप्रेजेंट करो या फिर फाई से रिप्रेजेंट करो, दोनों चलता है। और हम लोग जानते हैं क्या कि देखो बच्चों, इधर लिख देता हूं, थीटा इक्वल टू क्या होगा, है ना, फॉर्मूला वाइज अगर देखे तो बोले कि भाई देखो एंगुलर वेलोसिटी होता है, हम लोग जानते हैं क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम। तो बताओ कि थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो ओमेगा टी ओमेगा टी ओमेगा टी। तो चाहे थीटा ओमेगा टी लिखो और चाहे फाइव ओमेगा टी लिखो, चलेगा। एसएचएम में हम लोग क्या पढ़ते हैं, अभी जस्ट बताए हैं, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, इस तरह से। भाई एसी में रेजिस्टिव सर्किट के लिए क्या आया है, तो आई नॉट साइन ओमेगा टी। पॉइंट वाला बात ये किसके लिए आया है, ये आया है रेजिस्टिव सर्किट के लिए। तो अभी इसका एनालिसिस कर रहे हैं। ये हो गया कि कट कॉपी पेस्ट, एंगल में कोई प्लस माइनस कुछ हुआ ही नहीं, तो बड़ी आसान हो गया, जैसा ये था एकदम हूबहू। तो आओ जरा एसएचएम की बात करते हैं 1 मिनट, फिर उधर चलते हैं, ठीक है। कि एसएचएम के अंदर अगर हम लोग देखें कि भाई ओमेगा टी क्या रिप्रेजेंट करता है, तो बोलते हैं क्या, लेट जो ओमेगा टी है ना, है तो ये एंगल फाई, कितना डिग्री है, 30 डिग्री है लेट, मान लो लेट,
और उसके बाद देखते हैं कि ये क्या दर्शाता है, देखना जरा। तो x = a sin ओमेगा टी कैसे बनाओगे, ऐसे बनाओगे, है ना, ये डिस्प्लेसमेंट वर्सेस क्या है, टाइम, यानी ओमेगा टी एंगल, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ओमेगा टी मतलब एंगल। अच्छा, गौर करके देखो, अगर मैं इस जगह पर अगर बोलूं बच्चों ये कितना डिग्री होता है, ओमेगा टी एंगल कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है ना। तो 90 डिग्री पर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल कहाँ है, तो बोलते हैं कि भैया एकदम एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंच गया, और जानते हैं दिस इज नोन एज क्या, x = a sin ओमेगा टी में ये कहलाता है क्या, +a एम्पलीट्यूड, यानी कि अपर एक्सट्रीम में है। कैसे, तो भैया SHM को ऐसे भी समझते हैं हम लोग, दिस इज x = 0, दिस इज x = +a, दिस इज x = -a, पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम। ये कहलाता है अपर एक्सट्रीम, यानी राइट एक्सट्रीम, लेफ्ट एक्सट्रीम हो गया, ठीक। ये मीन पोजीशन, तो ये x = 0 भैया मीन पोजीशन, अपर एक्सट्रीम, और यहाँ पर अगर ऐसे ऐसे नीचे करें तो ये वाला हो जाएगा लोअर एक्सट्रीम, ठीक है। तो बोलते हैं कि अच्छा एनी एंगल थीटा या फाई = 30 डिग्री पर जरा एक्सप्लेन करो तो भाई, ठीक। मान लो 30 डिग्री कहाँ होगा, यहाँ होगा। अच्छा, तो ये 30 डिग्री पर क्या दर्शाता है, तो बोले कि ऐसे यहाँ पर ज्वाइन कर दो, पता चल जाता है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल उस समय क्या होगा, मेरा पार्टिकल कहाँ रहेगा। तो ये देखो वैल्यू ऑफ x आपको कुछ ना कुछ पता जरूर चलेगा, 0 से ऊपर है, मैक्सिमम से क्या है कम, कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा। तो सबसे पहला चीज, जैसे ही एंगल बोलते हैं ना, तुरंत पता चलता है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पर। 30 डिग्री बोले तो 30 डिग्री, 70 डिग्री बोले तो 70 डिग्री, एक तो ये। दूसरा, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल भी हमें पता चलता है यही एंगल से, बस 30 डिग्री से। कैसे, तो बोले कि देखो भाई वेव ये जो है चल कैसे रहा है, मतलब ये ऐसे ऐसे ना, ऐसे दिख रहा है ना, लहर जैसा साइन वेव ऐसे। तो इसका क्या मतलब हुआ, ऐसे चल रहा है का मतलब है कि पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम 0 से किधर, अपर एक्सट्रीम की तरफ। देख लो जरा, 30 डिग्री पर जब यहाँ ज्वाइन करोगे तो डायरेक्शन तो यही होगा। इसका मतलब ये पता चलता है कि पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम यहाँ से टुवर्ड द अपर एक्सट्रीम। पेंडुलम में समझो जरा, 30 डिग्री मान लो कि ये, तो यहाँ से अपर एक्सट्रीम की तरफ ये ऐसे चल रहा है। देखिए दो चीज पता चला, पोजिशन और डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल। तो जैसे यहाँ SHM में समझ में आया, एकदम हूबहू हम AC में लिखने जा रहे हैं यही चीज। देखो आपको पता चलना चाहिए कि मैं यही चीज लिखने जा रहा हूँ। लेट ओमेगा टी फाई = 30 डिग्री, लेट ओमेगा टी फाई = 30 डिग्री। ये दिखना चाहिए कि कट कॉपी पेस्ट कैसे होता है AC में। अच्छा, उसके बाद ये ग्राफ बनाना है, ठीक है, तो मैं यही ग्राफ बना देता हूँ भाई, ठीक है, बना दिए। ये ओमेगा टी लिखना है, अच्छा ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट वर्सेस एंगल ऐसे था ओमेगा टी, कोई बात नहीं। तो भैया यहाँ करंट डिपेंड कर रहा है एंगल पर, है ना, यहाँ डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता था एंगल पर। एंगल टाइम के साथ क्या होते जाएगा, देखो बढ़ते जाएगा, क्योंकि टी वैल्यू बढ़ते जाएगा तो एंगल बढ़ते जाएगा, डिस्प्लेसमेंट भी पार्टिकल का बढ़ते जाता है। तो सेम यहाँ पर ये 90 डिग्री पर क्या बतलाएगा, दिस इज द मैक्सिमम करंट बतलाएगा, दैट इज नोन एज करंट एम्पलीट्यूड। ये कहलाता है एम्पलीट्यूड, ये कहलाता है करंट एम्पलीट्यूड, है ना। मीनिंग समझ में आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर एंगल जब आएगा तो ये हो जाएगा -I0, ये करंट कितना है 0। सेम अंडरस्टैंडिंग करो सर, 30 डिग्री है, समझाना जरा, समझाता हूँ बच्चों तुमको। अगर 30 डिग्री है तो ये क्या दर्शा रहा है, ये दर्शाता है क्या कि आप ऐसे ज्वाइन कर दो तो पता चलेगा कि उस इंस्टेंट पर करंट कितना फ्लो कर रहा है। आप 30 रखोगे तो कुछ ना कुछ तो करंट आएगा, 60 रखोगे तो कुछ ना कुछ करंट आएगा, है ना, 50 रखोगे कुछ ना कुछ करंट आएगा। यानी कि सबसे पहले जैसे यहाँ बताता था व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट एन इंस्टेंट, तो ये क्या बताएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द करंट एट एन इंस्टेंट, यानी कि वेरिएशन ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट ये बताएगा। देखो बता रहा है इंस्टेंट करंट कितना है उस एंगल पर। एक चीज समझ में आया, ये था डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल, तो भैया यहाँ पर क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, और चार्ज पार्टिकल मोशन में रहेगा यानी कि करंट फ्लो करेगा, यानी कि फ्लो ऑफ करंट बतलाएगा। कितना कट कॉपी पेस्ट है कि नहीं, करंट फ्लो करेगा। तो भाई यहाँ करंट किधर फ्लो कर रहा है, सोचो करंट किधर फ्लो कर रहा है, एक तो डायरेक्शन हमें पता चलेगा। तो यहाँ से बच्चों 30 से इधर जा रहा है तो एक तो डायरेक्शन ऐसे समझ में आता है। देखना एक चीज, 0 से लेकर के जो हाफ साइकिल होता है ये क्या दर्शाता है, और ये T/2 से लेकर के जो T है ये क्या दर्शाता है। तो अगर मैं छोटा सा अगर आपको डायग्राम बना दूं, मान लो रजिस्टिव ऐसे और AC साइकिल इस तरह से है, तो बोलते हैं क्या, यहां से लेकर के यहां तक पहला हाफ साइकिल करंट है पॉजिटिव, का मतलब कि वो एक डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है कि इधर करंट फ्लो कर रहा है,
और जो नेगेटिव हाफ साइकिल है ना, तो बोलते हैं कि डायरेक्शन ये रिवर्स कर गया तो करंट ये इधर फ्लो कर रहा है। तो दिस इज फर्स्ट हाफ और ये वाला जो क्या है सेकेंड हाफ। यानी समझ में आता है कि भाई अगर ऊपर कहीं है बच्चों को करंट अगर दिख रहा है कि हाँ 30 डिग्री ऐसे जा रहा है तो इट रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। किधर फ्लो कर रहा है सर्किट में, तो बोले ये क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है कि नहीं। अगर नीचे कहीं आता तो बोलते हैं कि एंटी क्लॉक फ्लो कर रहा है भाई करंट। तो ये हो गया, ठीक है। अब इसी फेज से बच्चों एक नया टर्म आएगा और वो कहलाता फेजर। बस ये सब बढ़िया से समझ लेना, उसके बाद तो फिर जो है ना जरूरत नहीं पड़ेगा, बस खट 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 बनाते जाओगे। देखते हैं व्हाट इज अ फेजर। तो फेजर जो है ना इंग्लिश वर्ड है, थोड़ा मुश्किल है आसान वर्ड इसका लिखता हूं और वो कहलाता है रोटेटिंग वेक्टर। क्या कहलाता है, रोटेटिंग वेक्टर। तो जब भी कहीं लिखा रहे ना फेजर बनाओ फेजर बनाओ फेजर बनाओ, तो समझ लिया कि भैया रोटेटिंग वेक्टर बनाओ रोटेटिंग वेक्टर बनाओ। एक वेक्टर को करना है रोटेट, एक वेक्टर को करना है रोटेट, तो उसका AC में I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी से क्या मतलब है ना, आता है बनाने के लिए फेजर डायग्राम बनाओ। तो पहले फेजर समझेंगे तब तो फेजर डायग्राम बनाएंगे, ठीक। देखो क्या है बताता हूँ एक सेकंड में। जैसे जो कभी भी ना मान लो कि एक वेक्टर अगर हो तो वेक्टर क्या है, तो मान लो कि फोर्स का एग्जाम्पल लेते हैं, वेक्टर है तो इसका भाई कोई ना कोई मैग्नीट्यूड भी होगा फोर्स का, इसका कोई ना कोई डायरेक्शन भी होगा। डायरेक्शन कौन बताता है, यूनिट वेक्टर। मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं, ऐसे, और ये होता है फोर्स। अच्छा, एक वेक्टर को रिप्रेजेंट मान लो ऐसे कर दिए और एक वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट कर दिए, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो बोले कि भाई जब वेक्टर का जो लेंथ होता है ना, लेंथ ऑफ द एरो, वो बतलाता है क्या मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, है कि नहीं। लेंथ ऑफ द एरो रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड, और ये जो ऐसे पॉइंटेड एरो बना हुआ वो रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन। तो यानी समझ में आता है कि अगर मान लो छोटा लेंथ है ना, तो अगर इसका मैग्नीट्यूड की बात करो कितना, मान लो 20 न्यूटन है, तो गारंटीड है कि अगर आपने ज़्यादा लेंथ बनाया ना तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो लेट 40 न्यूटन, मतलब लेट बोला उससे ग्रेटर होगा, कहने का मतलब। एक चीज़ तो ये समझ में आता है, ठीक। कोई वेक्टर रोटेट कब करेगा, तो ये वेक्टर मैंने ऐसे बनाया तो इसका डायरेक्शन क्या हो गया, फिक्स्ड डायरेक्शन हो गया। कैसा डायरेक्शन हो गया, फिक्स्ड डायरेक्शन हो गया। भाई रोटेटिंग वेक्टर कैसा होना चाहिए, बोले रोटेट वेक्टर कैसा करेगा, कभी इधर हो कभी इधर हो कभी इधर हो कभी इधर, ऐसे ऐसे कर करके हो बना हुआ। तभी तो बोले कि अगर ऐसे जा रहा हो तो ये है क्या, रोटेटिंग वेक्टर है ना, रोटेटिंग वेक्टर है ये, है कि नहीं। तो सवाल है कि कहाँ रोटेट करता है, कोई ऐसा उदाहरण कभी पढ़े कि एक वेक्टर रोटेट करे हाँ पढ़े, सर्कुलर मोशन के अंदर बच्चों। कहाँ पढ़े, सर्कुलर मोशन में। देखो बताता हूँ, सर्कुलर मोशन जो चीज़ बताते जाओ ना बस अच्छा से समझते जाइएगा चीज़ों को, हाँ तब अच्छा से क्लियर होगा। सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि एक पार्टिकल हमने ले लिया, मान लो देखो जरा, सर्कुलर मोशन ऐसे बना दिए। एक पार्टिकल मान लो कि है यहाँ, और वो पार्टिकल कर क्या रहा है, एंगुलर वेलोसिटी से गोल 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 घूमते जा रहा है। तो ये पार्टिकल का पोजीशन जो है अभी है कहाँ, अभी है यहाँ, थोड़ा देर के बाद यहाँ आ जाएगा P, फिर यहाँ आ जाएगा, कहीं आते जाएगा आते जाएगा आते जाएगा, क्योंकि सर्कुलर मोशन में वो पार्टिकल घूम रहा है, ठीक है भाई। तो कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, ऐसे कर करके आते जाएगा, और घूम कितना से रहा है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, ठीक है। तो भाई ये है मेरा ओरिजिन, क्या है ये मेरा ओरिजिन। कैसे इसको रिप्रेजेंट करोगे बच्चों, इसको खींच देता हूँ, इसको एक्स एक्सिस बना देते, इसको वाई एक्सिस बनाते, ठीक। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये है मेरा ओरिजिन। एक पार्टिकल अगर गोल 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 सर्कुलर मोशन में घूमेगा तो उसका पोजीशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो बोले ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पोजीशन यहाँ है तो इसको ऐसे एरोस ऐसे बनाते हैं और ये बोलते हैं क्या है, ये पोजीशन वेक्टर है। ये क्या है, ये पोजीशन वेक्टर। तो अगर लेंथ ऑफ द एरो अगर बताना पड़ेगा तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ द पोजीशन वेक्टर कहलाएगा, एकदम पता चलता है। और सर्कुलर मोशन है तो मैग्नीट्यूड ऑफ द पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, रेडियस। यानी कि मान लो रेडियस 5 मीटर है तो 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर हर जगह पर होगा, बस डायरेक्शन चेंज करते जाएगा। तो बोले कि फिजिक्स में जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में घूमता है ना, तो उसका पोजीशन वेक्टर को अगर रिप्रेजेंट करोगे ना तो इट बिकम्स ए रोटेटिंग वेक्टर बन जाता है, और वही फेजर कहला जाएगा। कैसे, देखना, अभी यहाँ है एरो ऐसे बना, अभी यहाँ चल गया एरो ऐसे बन गया, अभी यहाँ चल गया एरो ऐसे बन गया, आर वेक्टर, फिर यहाँ 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 फिर यहाँ। तो ये सब क्या है भाई, पोजीशन वेक्टर है, 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 हर जगह पर हो गया। देख लो
यानी कि ये मेरे लिए बन गया, कहलाएगा क्या भैया, ये है रोटेटिंग वेक्टर। कौन है? तो बोले पोजीशन वेक्टर इज ए रोटेटिंग वेक्टर, और इसी को हम लोग बोल देंगे क्या भाई, ये फेजर है। समझ में आ गया? ठीक है। तो पूरे फिजिक्स में कभी भी किसी भी चीज को अगर हम रोटेटिंग वेक्टर के रूप में रिप्रेजेंट कर पाए, फिर से बोलता हूं बच्चों, पूरे फिजिक्स में अगर कभी भी किसी भी क्वांटिटी को अगर रोटेटिंग वेक्टर के रूप में अगर रिप्रेजेंट अगर आपने कर दिया, इट मींस इट इज ए फेजर। है कि नहीं? बोलोगे सर पढ़ते क्यों है फेजर, क्या फायदा हो जाता है इससे? इससे बहुत फायदा है। जो चीज़ें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है ग्राफ से समझना ना, ये फेजर के अंडरस्टैंडिंग से बहुत आसान हो जाता है। अभी समझने में मुश्किल बने लग रहा होगा, जब समझ जाओगे ना अच्छे से, खटाक खटाक बनाओगे, बोलो देखो ये आगे है ये पीछे, तुरंत ऐसे ही पता चल जाता है। ग्राफ से मुश्किल होता है, फेजर से बड़ी आसान होता है चीज़ें समझना। तो बोलते हैं क्या, ये एसी चैप्टर में हम आ गए एसी चैप्टर में। एसी चैप्टर में मेरे पास एक करंट है, और वो है कैसे, आई नॉट साइन ओमेगा टी, हम जानते हैं। ये करंट कैसा क्वांटिटी है बच्चों, वो बताओ। करंट तो स्केलर क्वांटिटी है, और ये वेरी कैसे कर रहा है, साइन वेव की तरह वेरी कर रहा है। यानी इस करंट का नाम क्या हो गया पता है, ये हो गया साइनोसॉइडली, क्या हम लोग इसको बोलेंगे, साइनोसॉइडली वेरिंग, साइनोसॉइडली वेरिंग स्केलर क्वांटिटी है। ये कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। और ये कैसा था, ये सर्कुलर मोशन था। ठीक है, देखते हैं जरा के डेफिनेशन पे आते हैं। हाँ, व्हाट इज ए फेजर? तो बोलते हैं फेजर इज ए वेक्टर विच रोटेट्स अबाउट द ओरिजिन विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा। देखो विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन पे क्या करेगा, एक वेक्टर ऐसे करके रोटेट करते जाएगा विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। पार्टिकल अगर ओमेगा से घूमते जाएगा, देखो वेलोसिटी पूरा स्पीड से, तो भैया वेक्टर भी तो पूरा स्पीड से घूमेगा, क्योंकि जहां जहां पर पोजीशन ऑफ द पार्टिकल होगा वहां वहां वेक्टर मेरे को बनाना पड़ेगा। तो वही कहला गया फेजर। अच्छा बच्चों, ये फेजर रिप्रेजेंट क्या करता है, देखो इट रिप्रेजेंट्स ए साइनोसॉइडली वेरिंग स्केलर क्वांटिटी, और वही है एसी में मेरे पास करंट, साइनोसॉइडली वेरिंग स्केलर क्वांटिटी है। ये स्केलर क्वांटिटी, लेकिन हम लोग करते क्या हैं, सिंस वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फिजिक्स का, इस स्केलर क्वांटिटी करंट को हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं वेक्टर के रूप में, और वो भी कैसे, रोटेटिंग वेक्टर के रूप में रिप्रेजेंट कर देते हैं बच्चों। करंट को जो कि स्केलर क्वांटिटी है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, पता है कैसे, वेक्टर के रूप में, और वो भी कैसे, रोटेटिंग वेक्टर के रूप में। तो हमें पता चलेगा हो ये करने जा रहे हैं। तो देखो क्या लिखेंगे, मैं लिख देता हूं ये लाइन, दिस साइनोसॉइडली वेरिंग स्केलर क्वांटिटी कौन है यहां पर, इंस्टेंटेनियस करंट। ठीक है, दिस साइनोसॉइडली वेरिंग स्केलर क्वांटिटी करंट आई कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए रोटेटिंग वेक्टर। और रोटेटिंग वेक्टर का मतलब क्या होता है, फेजर। अब आपको समझ में आ रहा होगा भाई हम करने क्या जा रहे हैं, स्केलर क्वांटिटी साइनोसॉइडली, और उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एज ए रोटेटिंग वेक्टर के रूप में, यानी कि सर्कुलर मोशन के रूप में। तो भाई पता है क्या होता है बच्चों, पूरा फिजिक्स में ना, चाहे सर्कुलर मोशन का अंडरस्टैंडिंग देखो, चाहे साइन फंक्शन का अंडरस्टैंडिंग देखो, भाई सब होता है सेम। क्या मैं बोल रहा हूं वो देखना जरा। सर्कुलर मोशन, एक मिनट जरा ये भी बता देता हूं, सर्कुलर मोशन, चाहे एसएचएम का पेंडुलम पढ़ लो, ठीक, या अभी जो साइन फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं, साइन वेव, ठीक है, सब होता है क्या, सेम। कैसे, एक झलक देखो, सर्कुलर मोशन ऐसे है, पेंडुलम ऐसे है, ठीक है, और ये साइन फंक्शन ऐसे है साइन फंक्शन इस तरह से। तो बोलते हैं सब सेम कैसे होता है, बोले कि देखो भाई सर्कुलर मोशन में ना, जब एक पार्टिकल P यहां से गोल घूम करके एक साइकिल कंप्लीट करता है, तो एक कंप्लीट साइकिल कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, 90 90 90 90। देखो ये सब आता है, लेकिन मैं आप लोग को थोड़ा फीलिंग जनरेट कराने के लिए कह रहा हूँ बच्चों। हाँ, डायरेक्ट तो चलो पढ़ा सकते हैं, लेकिन क्या है ना कि थोड़ा सा फीलिंग आ जाए फिजिक्स का, तो मजा ही आ जाए। एक कंप्लीट साइकिल कैन बी ब्रेक्ड इनटू 4 पार्ट्स, 90 90 90। गौर करके देखो, क्या ये भी नहीं है क्या, बोले भाई ये पार्टिकल यहाँ से चल करके 90 डिग्री जब आता है, तो यहाँ भी कैसे 90 डिग्री, देखो यहाँ से यहाँ चल करके आया,
तो क्वार्टर साइकिल कहला गया। फिर 90 से यहाँ आया हाफ साइकिल, 90 से यहाँ आया हाफ साइकिल, फिर और 90 भैया, फिर और 90 देख लो, फिर और 90, फिर और 90, ये क्या हो गया? तो बोले यहाँ से यहाँ ये कंप्लीट बन गया एक साइकिल, और एक साइकिल कैन बी अगेन रिप्रेजेंटेड, मतलब उसको तोड़ सकते हैं कितना पार्ट्स में? 4 पार्ट्स में। कैसे कैसे? 90 90 90 90, ये 90, ये 180, ये 270, ये 360। यानी समझ में आ रहा है क्या है? सेम, सिमिलर बोल दो, सेम बोल दो। तो जब भी कोई सर्कुलर मोशन में ऐसे 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 चले, गौर करके देखना, जब भी कोई सर्कुलर मोशन में चले, ऐसे 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 चल रहा है ये, ऐसे ऐसे, भैया उसी चीज को क्या मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं साइन वेव में? बिल्कुल कर सकते हैं। कभी यहाँ 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 यहाँ, एक साइकिल कंप्लीट। हेंस I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, साइन फंक्शन हो और चाहे रोटेटिंग वेक्टर हो, कैन बी रिप्रेजेंटेड। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? बताने जा रहा हूं अभी, ठीक है? आइडिया तो लगा कम से कम। चलो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो बता रहा हूं। तो बोलते हैं क्या, लेट, हम लोग ना, एक सेकेंड रुक जाओ जरा, ये बना लेते हैं क्या, एक्स एक्सिस ऐसे, वाई एक्सिस ऐसे। हम लोग करंट को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं रोटेटिंग वेक्टर के रूप में। तो ये जो है ना, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई इक्वल टू क्या है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। सब देखते हैं जरा क्या, ये जो है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट है। तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? लेट एक करंट का ऐसे बना दो, ठीक है? बना दिए करंट का ये, और ये है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट। तो देखो ऐसे करके बनाए, मतलब क्या बनाया आपने? एक वेक्टर, और वेक्टर का जो लेंथ होता है दैट रिप्रेजेंट्स का मैग्नीट्यूड ऑफ दैट क्वांटिटी। तो यहां पर क्या बोल रहे हैं कि लेंथ ऑफ द एरो जो है ना, वो रिप्रेजेंट करेगा क्या? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिट्स साइनोसॉइडली वेरिंग क्वांटिटी जो है, ठीक है? तो लेंथ ऑफ द एरो मैक्सिमम वैल्यू बता दिया। किसी भी इंस्टेंट पर एंगल कितना है? बोले ओमेगा टी। तो लो भाई, एक्स एक्सिस से ये वाला हो गया क्या, किसी भी इंस्टेंट पर क्या है? ओमेगा टी। यानी एक चीज हमें ये पता चला बच्चों कि वेक्टर का जो लेंथ ऑफ एरो है ना, लेंथ ऑफ एरो, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? तो बोले ये मैक्सिमम वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइनोसॉइडली वेरिंग क्वांटिटी बच्चों, ठीक है? ऑफ आई या ऑफ दैट क्वांटिटी समझ लेना। जब भी आई लिखूंगा तो साइनोसॉइडली वेरिंग स्केलर क्वांटिटी है ये, ठीक? दूसरा देखो क्या है, अगर इसका प्रोजेक्शन हम लोग ले लेते हैं, पता है किधर? एक्स एक्सिस पे मान लो, ठीक है? और एक बार प्रोजेक्शन इसका लेंगे वाई एक्सिस पर, बताना कि क्या होगा। बोले ये आई नॉट है, ओमेगा टी इधर है, प्रोजेक्शन लो धड़ाक से, तो ये आ जाएगा कितना? बोलोगे आई नॉट कॉस ओमेगा टी। तो आई नॉट कॉस ओमेगा टी यहाँ सिग्निफिकेंस है नहीं, हमको साइन ओमेगा टी चाहिए। तो बोले इसका प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे लिए, अब यही जो आपने वेक्टर के रूप में रिप्रेजेंट किया, इसका प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पर लो। तो ये देखो इधर क्या आ जाएगा? आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये आ जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी। और व्हाट इज दिस? दिस इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द करंट। यानी ये जो वैल्यू आएगा बच्चों, वो क्या आने जा रहा है? आई आने जा रहा है। तो एक तो हमें पता चला, जब साइनोसॉइडली वेरिंग क्वांटिटी को वेक्टर के रूप में रिप्रेजेंट करोगे तो उसका लेंथ रिप्रेजेंट करता है मैक्सिमम वैल्यू, और उसका प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस रिप्रेजेंट्स द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द करंट। हो गया, इंस्टेंटेनियस वैल्यू भी रिप्रेजेंट कर दी, ये भी रिप्रेजेंट कर दिए, एंगल भी रिप्रेजेंट कर दिए किसी भी इंस्टेंट पर, हो गया। तो ये लाइन लिख लेते हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू जो भी है, ठीक है, ऑन किधर? वाई एक्सिस। तो प्रोजेक्शन ऑफ द, डायरेक्ट बोल लेते हैं वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, ये क्या दे देता है? तो इट गिव्स द इंस्टेंटेनियस वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ क्या? साइनोसॉइडली वेरिंग स्केलर क्वांटिटी। बच्चों गौर करके देखो, ये सब क्या है? ये है वेक्टर वेक्टर वेक्टर, और ये सब क्या है? स्केलर क्वांटिटी। क्या है ये? स्केलर क्वांटिटी साइनोसॉइडली वेरिंग। क्लियर हुआ? अच्छा, फेजर मतलब होता है रोटेटिंग वेक्टर। सर इसको वेक्टर रोटेटिंग कैसे? तो बोले कि देखो जो अभी एक इंस्टेंट पर बना हुआ है, क्या है? एक इंस्टेंट पर, लेकिन आपको पता है कि भाई ओमेगा टी क्या होते जाता है बच्चों? चेंज होते जाता है। तो करंट भी वाला क्या हो जाता है? इंस्टेंटेनियस चेंज होते जाता है। एसी में हमें पता है कि एक बार जीरो, फिर बढ़ते 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 मैक्सिमम, फिर कम, यानी हर इंस्टेंट पर वो वेरी करता है। तो भाई आपने तो एक इंस्टेंट पर बनाया है, तो इसका प्रोजेक्शन वाई पर लिया, तो ये आई आ गया। रोटेटिंग वेक्टर के रूप में क्या करो? इसको बस एक ऐसे 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 कर करके एक सर्कल बना दो, हो गया।
पता है क्या बन गया, ये फेजर बन गया, यानी रोटेटिंग वेक्टर बन गया ये करंट। कैसे, इसका एक झलक आप लोग को जरा यहां दिखा देता हूं बच्चों, कैसे देखना जरा। देखना, अभी मान लो करंट है यहां, ठीक है, वेक्टर के रूप में आपने ऐसे रिप्रेजेंट किया, तो ये है ओमेगा, मान लो कि t1 एक इंस्टेंट पर। इसका प्रोजेक्शन अगर लोगे वाई एक्सिस पर तो ये इंस्टेंटेनियस बता दिया, ठीक है। अब इस वेक्टर को मैं करता हूं रोटेट, अब लाता हूं यहां, तो मान लो लेते आए यहां वेक्टर को, तो ये है आई नॉट, एंगल यहां से कुछ और बनाएगा ओमेगा t2 मान लो, क्योंकि एंगल तो बढ़ते जाएगा। तो देखो क्या है बच्चों, इसका प्रोजेक्शन अगर फिर से वाई एक्सिस पर लोगे तो फिर से क्या आएगा, आई, यानी देख रहे हो एंगल बढ़ते जा रहा है भैया, आई का वैल्यू बढ़ते जा रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि साइनोसॉइडली वेरिंग स्केलर क्वांटिटी जो था ना, इट इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ ए रोटेटिंग वेक्टर, कभी यहां फिर यहां कर दो तो उसका प्रोजेक्शन आप ले लोगे तो ये ऐसे। यानी क्लियर हो गया, व्हाट इज दिस, दिस इज ए फेजर। तो यही हो गया कि ओ हो, एक स्केलर क्वांटिटी को भी हम वेक्टर के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये वेक्टर में करेंगे तो वेक्टर का ये प्रोजेक्शन और लेंथ क्या बताएगा वो देख लो स्केलर क्वांटिटी का, ठीक है। क्लियर अंडरस्टैंडिंग, एकदम कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यही यहाँ पर लिखता है बच्चों कि फेजर इज ए वेक्टर विच रोटेट्स अबाउट द ओरिजिन विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा, और यही रिप्रेजेंट करता है साइनोसॉइडली वेरिंग स्केलर क्वांटिटी। देखो जड़ हुई पूरी मजबूत। आ जाओ, अब आते हैं फेजर सीख लिए, फेजर डायग्राम बना दो। अब यहाँ से फिजिक्स एसी चैप्टर बहुत आसान हो गया। क्या बोलता है फेजर डायग्राम, बोलता है कि भाई ऐसे करके आप एक बार एक्स एक्सिस बना लो, देखो जरा, एक एक्स एक्सिस बना लो, एक वाई एक्सिस बना लो। फेजर डायग्राम ऐसा हो गया, एक ऐसा डायग्राम है दैट रिप्रेजेंट्स क्या, देखो जरा, अल्टरनेटिंग करंट एंड अल्टरनेटिंग वोल्टेज। अल्टरनेटिंग वोल्टेज क्या है, इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और अल्टरनेटिंग करंट क्या आया हुआ है मेरे पास, आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। और हमने देखा था कि आई नॉट आता है बच्चों ई नॉट बटे आर करते हैं, इसका वैल्यू हो जाता है मैग्नीट्यूड वाइज थोड़ा सा कम, सब सीख चुके हैं, इसका कम होता है, यह है थोड़ा ज्यादा। फेजर बोल दिया, पता है कि रोटेटिंग वेक्टर के रूप में रिप्रेजेंट करना है, और वेक्टर का जो लेंथ ऑफ द एरो होगा वो रिप्रेजेंट करेगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दैट क्वांटिटी। तो हमें पता चल जा रहा है कि एक तो इसको कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ फेजर, इसको कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ ये फेजर। किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, है ना, लेंथ किसका ज्यादा होगा, तो बोले ई नॉट ज्यादा है या वैल्यू, तो उसका लेंथ होगा ज्यादा। चलो पूरा सब समझ में आ गया। मन कर रहा है बना ही दे लेकिन कोई बात, एक बार आपके लिए पढ़ देता हूँ, ठीक है। ए डायग्राम दैट रिप्रेजेंट्स अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी, पॉइंट टू बी नोटेड, फ्रीक्वेंसी कैसा होना चाहिए, सेम, देखो ओमेगा सेम फ्रीक्वेंसी एज रोटेटिंग वेक्टर्स along with proper phase angle between them, इन दोनों के बीच में प्रॉपर फेज एंगल को यहां पर रिप्रेजेंट करो। वैसे डायग्राम को हम लोग बोलेंगे फेजर डायग्राम, और आर्गंड डायग्राम भी बोलते हैं। मैथ्स के स्टूडेंट होगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ोगे, आर्गंड प्लेन याद करो, है ना, बिल्कुल एकदम सेम। तो बोले फेज, जैसे फ्रीक्वेंसी की बात करता है ना बच्चों, तो फ्रीक्वेंसी अगर बोलेंगे ना तो यह है एफ। हम इसमें फ्रीक्वेंसी कहाँ ढूंढते हैं, ये वाला चीज में। तो एसएचएम में आपने पढ़ा था कि ओमेगा को एंगुलर वेलोसिटी नहीं बोलते हैं, एसएचएम वेव्स में ओमेगा को क्या बोलते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी जब बोलेंगे तो वो क्या होता है, ओमेगा, और ओमेगा होता है 2π/t, और हम जानते हैं 1/t कहलाता है फ्रीक्वेंसी f, यानी कि 2π 1/t क्या हो गया f। तो ये चीज है। तो जब ओमेगा ओमेगा है यानी दोनों का फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम। तो सेम फ्रीक्वेंसी होना चाहिए जब भी रिप्रेजेंट करोगे। तो चलो बनाते हैं, दोनों का एंगल सेम है, यानी हमें यह पता चल गया कि भैया ओमेगा टी क्या होने जा रहा है, सेम दोनों के लिए। अब हम रिप्रेजेंट करना है, ई नॉट ज़्यादा लेंथ इसका बनाना है, तो बोल देंगे भैया ये थोड़ा ज़्यादा लेंथ का बना दो। तो व्हाट इज दिस, दिस इज ई नॉट हो गया। और देखो ओमेगा टी रिप्रेजेंट हो गया बच्चों, हो गया रिप्रेजेंट, इक्वल टू क्या, ई नॉट साइन ओमेगा टी। देखो ई नॉट का हमने बना दिया, ओमेगा टी बना दिया रोटेटिंग वेक्टर के रूप में। तो इसको ऐसे ऐसे कर करके डॉटेड ऐसे कर दो, रोटेटिंग वेक्टर के रूप में बन गया। अब है कि करंट को बनाओ, तो बोले भैया करंट का फ्रीक्वेंसी तो चलो ठीक है सेम, ओमेगा टी ही एंगल है, यानी कि सेम एंगल पर करंट को बनाना है। मैग्नीट्यूड क्या है, थोड़ा सा कम, तो थोड़ा सा कम लेंथ का होगा, यानी यहीं तक मान लो ये। तो ये क्या है भाई, दिस इज आई नॉट। अब रोटेटिंग वेक्टर के रूप में रिप्रेजेंट करना है तो कुछ मत करो, डॉटेड ऐसे ऐसे कर करके कर दो, हो गया रोटेटिंग वेक्टर के रूप में, बस खत्म।
तो ये बन गया फेजर डायग्राम, अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग वोल्टेज विथ प्रॉपर फेज एंगल बिटवीन देम। बोले भैया दोनों का फेज एंगल सेम ही है, इसीलिए सेम पर बना। अगर कोई आगे कोई पीछे होता तो वो हम डिनोट कर देंगे, जो कि आगे के लेक्चर्स में आएगा, ठीक है। बना लो। तो ये हो गया फेजर डायग्राम। अब देखो रिजल्ट्स जो है, हालांकि इसका डिस्कशन ऑलरेडी हम लोगों ने कर लिया कि रेजिस्टिव सर्किट के लिए आंसर I इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। बच्चों इसका फेज है ये, इसका फेज है ये, सो व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन ई एंड आई। तो बोले भाई फेज डिफरेंस क्या बोलोगे, फेज डिफरेंस को मान लो डेल्टा फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, डेल्टा फाई से। तो होगा क्या, फाई वन माइनस फाई टू, ठीक है। मान लो कि ईएमएफ का है ये, किसका है, ईएमएफ का, और ये किसका है, करंट का है, ठीक है। तो ईएमएफ का फेज क्या है, ओमेगा टी, माइनस इसका कितना है, करंट का, ये भी ओमेगा टी है। भाई ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी क्या हो गया, कहानी खत्म। तो फेज डिफरेंस जब बोलेगा तो कितना होगा, 0, ठीक है। हेंस हम लोग बोलते क्या है बच्चा, 0 है ना फेज डिफरेंस, तो बोलते हैं कि देयरफॉर हम लोग बोलते हैं कि करंट एंड वोल्टेज इन ए प्योर रेजिस्टिव सर्किट आर इन कैसा, सेम फेज में है। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्या कि इन ए प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, in a purely resistive circuit current and voltage are in same phase, current and voltage are in same phase। और आगे देखेंगे कि अगर दोनों का अलग अलग होगा तो बताओ कि कितना फेज डिफरेंस है दोनों के बीच में। प्योरली रेजिस्टिव मतलब कि सिर्फ एक रजिस्टर कनेक्टेड है सर्किट में। अब आता है कि ग्राफ बनाओ दोनों का। तो देखो E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है, किसका ग्राफ बोलता है बनाने के लिए, ग्राफ ऑफ ई एंड आई वर्सेस ओमेगा टी एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर ई और आई है, ठीक। फॉर रेजिस्टिव सर्किट हमें बनाना है ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है। भैया साइन ओमेगा टी है तो ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ कैसा बनेगा, देखो ऐसा ही नेचर का बनेगा, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड क्या है, थोड़ा ज्यादा है, ई नॉट क्या होता है, थोड़ा ज्यादा होता है। और करंट जो आई नॉट साइन ओमेगा टी है तो बनाना तो साइन ही ऐसा ही है, लेकिन ये इसका मैग्नीट्यूड थोड़ा सा क्या है, कम है। बस बना दो बच्चों। तो एक देखो वायलेट लाइन वाला जो है ना, दिख रहा है वायलेट लाइन वाला, सबसे पहले मैंने क्या किया, एक लाइन ऐसे बना दिया वायलेट लाइन से। वो पता चल जाता है कि आप जब ई नॉट बना रहे हो ना तो इसका मैक्सिमम कितना, ये मिनिमम कैसे, तो ये सब प्लस ई नॉट, ये वाला हो जाएगा माइनस ई नॉट। हालांकि बोलते हैं मैक्सिमम मिनिमम, रियलिटी क्या है बच्चों, दोनों मैक्सिमम ही होता है, बस ऑपोजिट डायरेक्शन होता है ठीक है ऐसे। तो यहाँ पर बना लो, ये क्या आ जाएगा, प्लस ई नॉट, ये हो जाएगा माइनस ई नॉट। एक बैरियर बना लिए और साइन फंक्शन बना लो, ठीक। तो 0 से पहले जाएगा 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360, देखना 90, 180, 270, 360, ठीक। तो 0 से पहले जाएगा 90, गया 90, 90 से फिर घूम करके आएगा 180 तक, देखो साइन फंक्शन बना रहे हैं। फिर यहाँ से जाएगा 270, चला गया, और उसके बाद 360 देख लो जरा, बन गया एक साइन फंक्शन हो गया। हालांकि पॉइंटेड ऐसे आना नहीं चाहिए, स्मूथ होना चाहिए हर जगह पे, ठीक है। कैसा होगा बच्चों, स्मूथ। चलो नेक्स्ट, ग्रीन से बनाते हैं करंट का। सॉरी, ग्रीन हमने बना दिया किसके लिए, करंट का। तो करंट का यहां पर बनेगा तो कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा प्लस आई नॉट, नीचे हो जाएगा कितना, माइनस आई नॉट। तो ये हो गया प्लस आई नॉट, और ये वाला हो जाएगा कितना, माइनस आई नॉट, ठीक। और ग्राफ नेचर वही होगा साइन ओमेगा टी। तो 0 से ही स्टार्ट करेंगे, कम मैग्नीट्यूड का देखो, ऐसे 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 बन गया है ना, कम रेंज में। फिर यहाँ से 270, यहाँ से 270, और 270 से 360 ऐसे, ये हो गया देखो। तो इस तरह से ना हम लोग ग्राफ बनाते हैं। पहले बैरियर्स बना लो और उसके बाद साइन फंक्शन आसानी से बना लो, 90 90 90 ऐसे देख करके। तो ये कहलाता है ग्राफ। कैसे बनाया जाता है, नेक्स्ट आते हैं बच्चों सवाल पे। देखो बोलता है क्या, द करंट फ्लोइंग थ्रू एन एसी सर्किट इज गिवन बाय I इक्वल टू 5 sin 120 pi t एम्पियर। हाउ लॉन्ग विल द करंट टेक टू रीच द पीक वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। और ये ना जे मेंस के अंदर पूछा हुआ है, जे मेंस 2022 का सवाल है बच्चों, ठीक है, देख लो। और IIT में भी, IIT में तो SHM चैप्टर के अंदर बहुत बार पूछा हुआ है। तो देखो क्या बोलता है
कि ये जो करंट है ना मेरे को दे के रखा है कितना 5 sin 120 पाई टी, ठीक है। बोलता है क्या, हाउ लॉन्ग विल द करंट टेक टू रीच द पीक वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम 0। देखो करंट साइन फंक्शन है तो साइन वेव ऐसा बना दो, बना दिया हमने। बोलता है कि 0 से, तो भैया ये करंट है 0 से लेकर के पीक वैल्यू क्या होता है, ये होता है मैक्सिमम, ये होता है आई नॉट, ठीक है। तो 0 से लेकर के पीक वैल्यू तक जाने में कितना टाइम लेगा, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक टाइम पूछ रहा है हमसे। भाई हम जानते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक साइकिल का होता है टी, अगर आधा की बात करोगे यहाँ से यहाँ तो ये होता है t/2, उसका भी आधा पूछ रहा है क्योंकि पीक वैल्यू कितना मिल जाएगा 90 डिग्री, तो ये वाला कितना होता है, ये हो जाएगा t/4, क्योंकि t/2 का भी हाफ करोगे तो क्या हो जाएगा t/4। यानी डायरेक्ट पता चल गया कि भाई करंट 0 से पीक वैल्यू जाने में समय कितना लेगा बच्चों, डायरेक्ट t/4, तो हो गया टाइम विल बी t/4। हाउ टू फाइंड कैपिटल टी, कहाँ छुपा हुआ होता है, यहाँ छुपा होता है ओमेगा के अंदर कैपिटल टी, ठीक। तो बोलेंगे ओमेगा देखो का कितना है, वो है 120 पाई है, ओमेगा के अंदर होता है 2 पाई/t, ये है 120 पाई, देख लो ठीक ठाक है, पाई चला गया, ये t इधर 2 बटे, ध्यान से देखना t उधर 2 बटे कितना आएगा 120, 2/120, हमको चाहिए t/4, तो भाई यहाँ भी /4 से डिवाइड कर दो, यहाँ भी /4 से डिवाइड कर दो, तो 2 दूनी 4, यानी नीचे आ गया 12 दूना 24, 240, तो t/4 जो हमें चाहिए था टाइम आ गया 1/240 सेकेंड। देखो कैसे बन जाता है सवाल। तो जब भी 90 डिग्री का पूछे, 180 डिग्री, 270 या 360 डिग्री, बड़ी आसान है, t/4 ऐसे कर करके मल्टीपल में बना लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो जो क्या है, बड़ी इंपॉर्टेंट सवाल, ओहो बहुत इंपॉर्टेंट, ये जेईई मेंस में ना पता है कौन से ईयर में, 2019 के अंदर पूछा हुआ है, और आईआईटी में आया हुआ बच्चों एसएचएम चैप्टर के अंदर, एसएचएम में कम से कम 2 से 3 बार उठाकर पूछा हुआ सवाल। देखते हैं, एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज V ऑफ t है ऐसा दिया हुआ, ठीक है, यानी कि V ऑफ t कितना है 220 साइन 100 पाई टी वोल्ट। तो इसको सबसे पहली बात हम लोग इस तरह से कर सकते हैं, क्या पता है, V = V0 साइन ओमेगा t कर लो अपने लैंग्वेज में, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 है ना, कि लेट ये V0 हो गया और ओमेगा हो गया 100 पाई। तो यहाँ से कंपैरिजन तो हमें समझ में आता है कि भाई पहले ये लिख लेते हैं, ये 220 वोल्ट है, ओमेगा है 100 पाई रेडियन पर सेकेंड, ठीक है, लिख लिए। बोलता है क्या, इज अप्लाइड टू ए प्योरली रेजिस्टिव लोड। रेजिस्टिव लोड का मतलब क्या, कि सिर्फ रेजिस्टेंस ही लगा हुआ है इसके अंदर, सिर्फ रेजिस्टेंस, और वो रेजिस्टेंस कितना है 50 ओम। तो हमें पता है कि प्योरली रेजिस्टिव में अगर वोल्टेज लगा होता है V = V0 साइन ओमेगा टी, तो भैया करंट कितना होता है बच्चों, I0 साइन ओमेगा टी होता है। बोथ आर इन सेम फेज बाय रिजल्ट्स, अभी हमने देखा है रिजल्ट, दोनों सेम फेज में होता है रेजिस्टिव सर्किट में। तो पहले आप रिजल्ट लिख दो कि क्या आएगा करंट। बोलता है क्या, द टाइम टेकन फॉर द करंट टू राइज फ्रॉम हाफ ऑफ द पीक वैल्यू टू द पीक वैल्यू कितना होगा। देखो 0 से पीक वैल्यू हमने सीख लिया, ये बोलता है क्या, हाफ ऑफ द पीक वैल्यू से पीक वैल्यू तक में कितना होगा वो बताओ। अच्छा ऐसा, यहां देखे जरा, ऐसे देखो करंट, ये करंट का ग्राफ है, देखो ये है बच्चों पीक वैल्यू, ये वाला क्या है पीक वैल्यू, दिस इज I0। तो बोलता है कि हाफ ऑफ द पीक वैल्यू कितना हो जाएगा, इतना देखो I0/2 है ना। तो यहां से लेकर के यहां तक जाने में कितना टाइम लेगा ना, वो हमसे पूछ रहा है कि हाफ ऑफ द पीक वैल्यू से पीक वैल्यू। तो बोले हाफ ऑफ द पीक वैल्यू कहां होगा, देखो यहां पर होगा, यानी कि 0 से लेकर करके यहां तक पहुंचने में बच्चों टाइम लेगा कितना, लेट इट बी t1, कितना टाइम लेगा, लेट इट बी t1। फिर 0 से लेकर के पीक वैल्यू तक पहुंचने में यहां कितना टाइम लेगा, लेट इट बी t2। एक और बात जान लो, जैसे कि एसएचएम में लिखते थे ना x = a sin ओमेगा t, x = a sin ओमेगा t, ये क्या होता था, अक्सर मैं क्लास में बोलता हूँ ना कि x क्या होगा, सब बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट होगा सर, गलत x क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, गलत। वो हमेशा होता है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। कहाँ से होता है ये, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। मीन पोजीशन कौन होता है, ये दिस इज मीन पोजीशन,
दिस इज मीन पोजीशन जो कि x इक्वल टू 0 बोलो तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। पॉइंट टू बी नोटेड, SHM ठीक रखो, ऐसे चलेगा, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। ठीक उसी तरह से आज हमारे पास है क्या, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो सोचो कि ये करंट हमेशा क्या होगा, करंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन होता है 0, यानी कि करंट, दिस इज द वैल्यू ऑफ द करंट ऑलवेज टेकन फ्रॉम 0। पॉइंट टू बी नोटेड, इस इक्वेशन में दिस इज द करंट ऑलवेज टेकन फ्रॉम मीन पोजीशन, यानी कि फ्रॉम 0। तो जब भी इस इक्वेशन को यूज करोगे बच्चों, ये हमेशा 0 से होगा। इसीलिए बोला ना कि यहां से लेकर के यहां तक कितना समय लगेगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 0 से लेकर के t1 तक निकाल लो। तो बोलेंगे 0 से लेकर के करंट कितना हो जाएगा, देखो I0/2, तो बताओ कि कितना टाइम लगा, पहला। दूसरा, 0 से फिर हो जाएगा मैक्सिमम, तो कितना टाइम लेगा, लेट इट बी t2, तो ये t2 लग गया। हमें क्या चाहिए भैया, हमें चाहिए इन दोनों के बीच, यानी ये चाहिए हमें डेल्टा t जो है ना हमसे पूछ रहा है, डेल्टा t हमसे पूछ रहा है। तो ये जो तरीका मैं आप लोग को सिखा रहा हूँ, ये सिखा रहा हूँ पता है क्या, बाय कॉन्सेप्ट, डिटेल्ड मेथड है बच्चों। ये कॉन्सेप्ट हमेशा क्या होता है, डिटेल्ड मेथड होता है, क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट लगता है कि हाउ यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चन। एक होता है शॉर्ट ट्रिक जिसमें कॉन्सेप्ट लगता है लेकिन अलग तरीका होता है सवाल को बनाने का। ठीक है, बना लो, इतना निकालते हैं एक करके। तो हमें चाहिए बेसिकली क्या चाहिए, हमें चाहिए डेल्टा t जो कि हो जाएगा t2 माइनस t1 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है। तो सबसे पहले t2 निकाल लेते हैं। t2 के लिए क्या है, तो बोले करंट वेरी कर रहा है, देखो t2 यहां से लेकर के यहां तक, यानी क्या बच्चों, 0 से लेकर के मैक्सिमम तक। तो इक्वेशन वाइज कैसे बनाएंगे, बोले I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, दिस इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम 0। तो बस टाइम रखो, करंट रखो, टाइम रख रहे हैं t2, तो t2 जैसे रखेंगे ना तो करंट क्या हो जाएगा, t2 मतलब क्या होता है, पीक वैल्यू, t2 यहाँ तक है, मतलब पीक वैल्यू I0। तो बोले अच्छा ये हो जाएगा I नॉट साइन ओमेगा कितना, t2। तो ये देखो I0 चला गया, इधर बचा 1, ये हो गया साइन ओमेगा t2। भाई 1 को क्या लिखोगे, साइन 90 डिग्री, 90 मतलब होता है π/2, ये हो जाएगा साइन ओमेगा t2। हो गया, साइन बचो गया, π/2 इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा t2, यानी t2 पता क्या आ रहा है, देखो t2 क्या आ जाएगा, π/2 ओमेगा। एक तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा दिस स्टेप कैन बी सॉल्व्ड डायरेक्टली ऑल्सो। और कैसे बच्चों, डायरेक्ट t2 t/4 होगा, देख लो, गौर करके देखो। एक था कि मैंने आपको बताया कि इक्वेशन में रख करके कैसे निकालेंगे, दूसरा सिखा रहा हूं कि भैया डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं। इस स्टेप को आप रिमूव करके कि भैया यहां से लेकर के यहां से यहां तक पूछ रहा है, तो ये कितना होता है, t/4 होता है। तो t2 के लिए तो कोई दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं था, डायरेक्ट कितना होता है, t/4, बस आंसर कितना है, t/4। टी देखो ना, ओमेगा दे के रखा है बच्चों, तो ओमेगा जब भी हमें पता हो कितना है, 100 पाई टी चाहिए, तो ओमेगा क्या हो जाएगा, 2π/t, 100 पाई चला गया, टी उधर 100 इधर, तो टी हो जाएगा कितना, 2/100, यानी कि 1/50 सेकेंड आ रहा है। कितना देखो जरा, टी कितना आ रहा है, टी 1/50। अब सोचो ये सवाल भाई पूछा है, हर जगह पर है। तो देखो, एक तो है क्या भाई, डिटेल बाय कॉन्सेप्ट से कैसे सवाल बनता है, थोड़ा लेंदी होता है, कोई बात नहीं, शॉर्ट ट्रिक बाद में सीखेंगे। तो t2 हो जाएगा कितना आया, t आया है 1/50, 500 है 50, तो 1/50 इंटू 4, 5 20, तो ये हो जाएगा कितना, 200। यानी t2 देखो डायरेक्ट आ जाता है t/4 करने से। तो एक तो यहाँ ओमेगा है, ओमेगा का वैल्यू पुट करो, फिर आएगा सेम आंसर आ जाएगा, ठीक। दूसरा बोलते हैं हाउ टू फाइंड t1। t1 क्या है भाई, तो 0 से I0/2 होता है, उतना दूर तक टाइम लगता है, t1, ठीक है। t1, तो t1 कैसे निकालेंगे, तो ये करंट चेंज करता है 0 से लेकर के कितना, I0/2 तक। तो इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। I क्या हो गया बच्चों, रखना है हमें क्या, I0/2, तो ये I0 साइन ओमेगा टी
आई नॉट चला गया, ये आ रहा 1/2 साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये कितना कहलाएगा, साइन 30 30 मतलब π/6 है ना, 3 मतलब 6, 6 मतलब 3, ऐसे साइन ओमेगा टी। साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, 30 मतलब π/6। ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर देख लीजिएगा ना यूट्यूब में टाइप करके, जब जरूरत पड़े यूट्यूब में ही टाइप करो, खट 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 तुरंत सॉल्व करोगे भाई। 1/2 क्या, तुरंत सब ट्रिक याद करवा दिए एकदम, पाई में, रेडियन में, सब कुछ में। ये हो गया, साइन गया, π/6 इक्वल टू ओमेगा टी। और ये टी क्या है भाई, T1 है ना, हम T1 सब्सटीट्यूट करेंगे। तो T1 बच्चों यहाँ से आ रहा है कितना, देखो जरा, π/6 ओमेगा। कितना आ रहा है T1, π/6 ओमेगा। ओमेगा कितना था, 100 पाई। कितना था ओमेगा, देखो जरा, ओमेगा है 100 पाई। तो हम लोग यहाँ पे रखते हैं ओमेगा इक्वल टू 100 पाई। तो T1 आ रहा है π/6, ये आ जाएगा कितना, 100 पाई। पाई चला गया, 1/600 सेकेंड। दिस इज बच्चों क्या आ गया, T1। कितना आ गया, T1। और T2 कितना था, देखो 1/200। 1/200 है, हमें चाहिए डेल्टा टी है T2 माइनस T1, तो ये आ जाएगा 1/200 माइनस 1/600। तो नीचे देखो 600 हो जाएगा, 2 तिया 6, 1 तो 2/600 यानी कि 1/300। 1/300 सेकेंड आ जाएगा आंसर। दिस इज द टाइम टेकन टू रीच द करंट फ्रॉम, कहाँ से, 0 से, मतलब ये हाफ ऑफ द पीक वैल्यू से लेकर के पीक वैल्यू तक। तो इस तरीका से इतना लेंदी बच्चों सवाल बनता है सोच लो जरा, कितना टाइम टेकिंग है कि नहीं। लेकिन शॉर्ट ट्रिक पता हो ना तो बस इतने लाइन में निकाल सकते हो, बस 4 से 5 लाइन में खटाक से आंसर। तो 1/300 सेकेंड आएगा। अच्छा देखो यहाँ पर कैसे देके रखा है, इस तरह से है ना, कोई बात नहीं। तो हम लोग क्या करें, देखो डेल्टा टी 1/300 हो गया सेकेंड। तो ये मिली सेकेंड देके रखा है, देखो डायरेक्ट भी कर सकते हो। 1/3 कितना होता है, 0.33। तो 0.33333 दिख रहा है यहाँ, तो यहाँ आंसर हो गया है ना, कोई जरूरत नहीं मिली सेकेंड ये सब करने की जरूरत है, डायरेक्ट पता चला 1/3। और ऐसे आप कर सकते हो है ना, 3.3 कितना हो जाएगा, मिली सेकेंड डेल्टा टी। डायरेक्ट है ना, 1/3 कितना हो गया, 0.33 मिली सेकेंड में, तो 10⁻³ वही फिर 100 कर करके कैलकुलेट कर लो। समझ में आया बच्चों कैसे। अब यही सवाल को ना हम जरा देखो SHM का ट्रिक लगा करके सॉल्व करते हैं बाई SHM शॉर्ट ट्रिक। अब SHM शॉर्ट ट्रिक क्या है, तो देखो चाहे x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी बोलो बच्चों, हाँ, और या फिर I इक्वल टू बोलो I0 साइन ओमेगा टी। ठीक, एक होता है देखो सर्कुलर मोशन, क्या होता है, सर्कुलर मोशन। और इसी सर्कुलर मोशन में ये लाइन जो है ना, ये कहलाता है SHM लाइन। SHM लाइन, इसको हम लोग करंट लाइन भी बोलेंगे, करंट लाइन भी बोलेंगे। किसके लिए, AC करंट लाइन। देखो कैसे सिखाता हूँ। सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि भाई ये वाला चीज जो है ना कहलाएगा रेडियस, तो ये वाला भी रेडियस, ये वाला भी रेडियस, ये वाला भी रेडियस, सब जगह क्या है, रेडियस 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 रेडियस। अब अभी देखो सिखा रहा हूँ ना, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, फिर से बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ बच्चों आप लोग को, इसलिए टाइम लग रहा है। सीख जाओगे ना कि बनाना कैसे है, तो फिर बनाओगे, पता है 20 सेकंड के अंदर आप सॉल्व कर लोगे, मतलब हाफ ए मिनट भी नहीं लगने जा रहा, 20 सेकंड 15 सेकंड के अंदर आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, लेकिन पहले सीख लेते हैं। हालांकि SHM में मैंने पढ़ा है आप लोग को, तो SHM में जाकर के आप देख सकते हो कि कैसे जो है हम लोग बनाते हैं। ठीक, तो सारे सर्कुलर मोशन में यहाँ से यहाँ तक सब क्या, रेडियस 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 रेडियस। अच्छा SHM के अंदर अगर हम लोग जाएं बच्चों SHM में, तो इसको क्या कह सकते हैं पता है, अगर ये मैं बोलता हूँ ये SHM लाइन है, SHM लाइन, तो पता है ये डिस्टेंस बोलेंगे एम्पलीट्यूड, ये वाला डिस्टेंस बोलेंगे एम्पलीट्यूड, ये डिस्टेंस बोलेंगे एम्पलीट्यूड, ये डिस्टेंस बोलेंगे एम्पलीट्यूड, यानी सब एम्पलीट्यूड 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 होगा। मैक्सिमम वैल्यू याद है, लेंथ ऑफ द एरो, लेंथ ऑफ द एरो रिप्रेजेंट्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दैट क्वांटिटी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दैट क्वांटिटी, तो एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड। ठीक है, SHM। AC में क्या है भाई, सर्कुलर मोशन ऐसे बना दिए, अगर AC की बात करेंगे तो ये लाइन जो है ना AC लाइन कहलाएगा। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक जो ऊपर दिख रहा है वो क्या बोलोगे, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, I0, तो इसको हम लोग बोल देंगे दिस इज I0, दिस इज I0, दिस इज I0, दिस इज I0। भैया बीच में कहीं भी कर देना बच्चों I0, बीच में कहीं कर दो I0, बीच में कहीं कर दो एम्पलीट्यूड, बीच में ऐसे कर दो एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड। आंसर कर क्या रहे हो, मैं SHM पढ़ा रहा हूँ थोड़ा देर। ठीक है,
कि सर्कुलर मोशन बोलो, एसएचएम बोलो और एसी बोलो, भैया सब बराबर ही है। जैसे सर्कुलर मोशन सब रेडियस, सब एम्पलीट्यूड, सब मैक्सिमम वैल्यू आई नॉट आई नॉट आई नॉट। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सर्कुलर मोशन को रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों एसएचएम के साथ। कैसे, एक झलक यहाँ देखते हैं। सर्कुलर मोशन में हम पार्टिकल को मान लेंगे पी है ये, और यहीं से मोशन को स्टार्ट करते हैं और इसको ऐसे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से ऐसे समझो कि गोल 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 घुमाते हैं, ठीक। और ये लाइन मेरे लिए कहला जाता है, ये लाइन जो देख रहे हो इसको एसएचएम लाइन बोलो, एसएचएम लाइन बोलो या फिर एसी लाइन, ठीक है। तो जब पार्टिकल बच्चों होगा यहां सर्कुलर मोशन में, तो बताओ कि एसएचएम लाइन में पार्टिकल कहां होगा, तो बोलते हैं कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग वही प्रोजेक्शन लेना है, प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन यहां से इधर ले लो, तो बोले जब पार्टिकल यहां होगा ना तो एसएचएम में x = 0 यहां होगा ये, ठीक है। फिर पार्टिकल देखो चला ऐसे ऐसे, तो एसएचएम में कहां होगा, तो बोले जैसे ऐसे चल रहा है ना उसका प्रोजेक्शन धड़ाक से यहां लो तो एसएचएम में यहां पर होगा। और एसएचएम लाइन बोल रहा हूं ना तो समझो एम 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 ऐसे, ठीक है, एम एसएचएम पार्टिकल। फिर पार्टिकल आया यहाँ सर्कुलर मोशन में तो एसएचएम में कहाँ पहुँचेगा, यहाँ। फिर पार्टिकल यहाँ आया तो एसएचएम में यहाँ। पार्टिकल बच्चों यहाँ आ गया पार्टिकल, तो एसएचएम वाला कहाँ आ जाएगा, यहीं आ जाएगा। सोचो कि गौर करके, सर्कुलर मोशन में अगर पार्टिकल 90 डिग्री चलता है ना, 90 डिग्री चलता है ना, तो एसएचएम के अंदर एक एम्पलीट्यूड कवर कर लेता है। देखो कवर किया कि नहीं किया। इसीलिए बोलते हैं चाहे सर्कुलर मोशन पढ़ो या एसएचएम पढ़ो या एसी पढ़ो, दुनिया गोल है, बात बराबर, या साइन फंक्शन पढ़ो। पार्टिकल गोल घूमा 90 डिग्री सर्कुलर मोशन, ठीक है। 90 डिग्री एसएचएम में कितना हो जाता है, एक एम्पलीट्यूड, देखो एक एम्पलीट्यूड चल गया। उसके बाद पार्टिकल आएगा इधर आ रहा है सर्कुलर मोशन में गोल यहाँ, तो प्रोजेक्शन डालो एसएचएम में यहाँ आ जाएगा। देखो आ रहा है सर्कुलर मोशन में नीचे, पार्टिकल ऐसे आ रहा है। आप एसएचएम को गौर करो, सर्कुलर ऐसे, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन में जब पार्टिकल यहाँ आ जाएगा बच्चों चलते चलते, एसएचएम में कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। यानी अगला 90 डिग्री कवर किया तो ये एक और एम्पलीट्यूड कवर कर लिया, ठीक है। फिर पार्टिकल आएगा यहाँ तो एसएचएम वाला यहाँ, पार्टिकल यहाँ, एसएचएम वाला यहाँ। पार्टिकल चलते चलते यहाँ आ गया तो एसएचएम वाला भी यहाँ आ गया। यानी कि अगला 90 डिग्री कवर किया तो ये फिर से ए इधर आ गया। अब 90 डिग्री और बचा है तो इधर अगर जाते जाएगा तो उसका प्रोजेक्शन देखो, पार्टिकल इधर एसएचएम इधर, पार्टिकल इधर एसएचएम इधर, पार्टिकल यहाँ घूम करके आ गया 360 डिग्री, ये वाला भी घूम करके यहाँ आ गया 360 डिग्री, ये भी कवर किया। कैसे, देखो दिखाता हूँ। जब ये यहाँ चला था ना तो ऐसे गया, ठीक, देखना ये चला ऐसे, ये चला ऐसे, फिर ये आया ऐसे तो ये आया ऐसे, फिर ये आया ऐसे तो ये आ गया नीचे, फिर ये गया ऐसे तो फिर ये गया ऐसे। क्या हो रहा है, एम्पलीट्यूड 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 एम्पलीट्यूड, 4 एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू 90 90 90 90, एक सर्कुलर मोशन। समझ में आ गया। तो ये एम्पलीट्यूड है, तो हम इधर भी बना देंगे ना, वो भी एम्पलीट्यूड इधर भी बना देंगे ना, एक एम्पलीट्यूड जैसे रेडियस ऑफ द सर्कल के बराबर हो गया। अब यही कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं बच्चों। देखो जरा क्या हमसे सवाल क्या पूछा, टाइम टेकन बाय द करंट फॉर करंट टू राइज फ्रॉम हाफ ऑफ द पीक वैल्यू टू द पीक वैल्यू। अच्छा, हाफ ऑफ द पीक वैल्यू टू द पीक वैल्यू, तो पीक वैल्यू कहाँ है, देखो जरा, पीक वैल्यू है ये, और ये है करंट कितना, 0। ये कौन सा लाइन हो गया मेरे लिए, एसी लाइन, एसी लाइन। और ये वाला है सर्कुलर मोशन में पार्टिकल चलेगा, ठीक है। डायरेक्ट हाफ ऑफ द पीक वैल्यू कहाँ होगा, तो बोले पीक वैल्यू यहाँ है, हाफ ऑफ द पीक वैल्यू ये होगा I0/2। तो हमसे पूछ रहा बस यहाँ से यहाँ तक जाने में ना समय बता दो, डेल्टा टी इक्वल टू कितना लगेगा, ठीक। तो भाई बोलेंगे सर्कुलर मोशन में एक्चुअली कहाँ है वो बताओ, तो बोलेंगे देखो यहाँ रहता है सर्कुलर मोशन में, तो पार्टिकल यहाँ, मेरे से पूछा है ये यहीं से यहीं तक का, इसका मतलब ये चल रहा, देखो करंट यहाँ कैसे होगा, चलते 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 पार्टिकल कहीं यहाँ होगा, तो ज्वाइन कर दो इसको, यानी पार्टिकल इनिशियली होगा यहाँ, तो करंट है हाफ ऑफ द मैक्सिमम। फिर चलते 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 सर्कुलर मोशन में पार्टिकल आ गया होगा P2 यहाँ इस पोजीशन पर, तो करंट हो गया होगा मैक्सिमम। यानी कि यहीं से यहीं तक में बच्चों, तो सर्कुलर मोशन में पार्टिकल कहाँ से कहाँ तक चला है, यहाँ से यहाँ तक चला है, बस इतने तक चला है, उतनी देर तक का हमको टाइम चाहिए। तो करिए क्या, हमेशा पता है, ज्वाइन कर दिए, इनिशियली यहाँ है और फाइनली यहाँ चला गया, तो ये है एंगल कितना कवर किया, ω t। यही मेरे से सवाल में पूछा गया है, यही पूछा गया है, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगा। तो देखो सवाल कैसे बनाते हैं, सर्कुलर मोशन में ये आपको पता चल गया I0 है ना, तो अगर मैं ऐसे भी ज्वाइन कर दूँ तो वो क्या होगा, I0 ही होगा।
तो यहाँ से यहाँ तक अगर आई नॉट है तो यहाँ से यहाँ तक ये भी क्या होगा, आई नॉट ही होगा। और ये वाला यहाँ से इतना दूर लेंथ क्या है भाई, ये है आई नॉट बटे 2। देख लो यहाँ से कितना है, आई नॉट बटे 2। पता है क्या, हमेशा ऐसे बना देने के बाद ना एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है, उस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर चले जाओ और धड़ाक से आंसर लिख दो बच्चों। चले जाओ राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, इस ट्रायंगल में हमें ओमेगा टी जरूरत है। ये क्या कहलाएगा देखो, तो यह 90 डिग्री, देखना 90 डिग्री सामने वाला हाइपोटेनियस, तो भैया थीटा जिधर सटा होता है बच्चों ये हो गया बेस, ठीक है, ये बेस। और थीटा के सामने वाला साइड जो है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर। यानी कि इस ट्रायंगल में मुझे चाहिए क्या, ये पता है आई नॉट बटे 2, यह आई नॉट, यह बेस बटे हाइपोटेनियस, यानी कि कॉस ओमेगा टी। देखना कॉस ओमेगा टी क्या हो जाएगा, बेस बटे हाइपोटेनियस। बेस है आई नॉट बटे 2, हाइपोटेनियस कितना है आई नॉट, यानी कि कॉस ओमेगा टी ये हो जाएगा देखो आई नॉट बटे 2, आई नॉट कैंसल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2। बस इतने सॉल्यूशन में बन जाता है आंसर। 1/2 कितना होता है, कॉस 60 डिग्री, 60 मतलब कितना होता है π/3। कॉस कॉस चला जाएगा, ओमेगा टी इक्वल टू आ जाएगा कितना π/3। कितना आ जाएगा ओमेगा टी π/3, तो टी इक्वल टू आंसर कितना आ गया π/3 ओमेगा। बच्चों बिलीव नहीं करोगे यही आंसर है। कैसे देख लो जरा, π/3 ओमेगा 100 पाई था, पाई चला गया, देखो 1/300 सेकेंड आ रहा है क्या, 300, और यही हो गया कितना 3.3 मिली सेकेंड। यानी देखो कि कितना जल्दी जो है ये आंसर आ जाता है। आप ऐसे भी सोच सकते हो कि देखो यहां से यहां गया, सर्कुलर मोशन में देखो कहां से कहां यहां जाएगा, हमें चाहिए डेल्टा टी, तो ओमेगा टी जो लिखा हुआ आप ओमेगा डेल्टा टी कर दो भैया, यहां से यहां तक है ना, कितना टाइम लग गया, तो ओमेगा डेल्टा टी, यानी कहने मतलब ओमेगा डेल्टा टी ही आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हो जाता है बनाने के तरीके, और ये है खतरनाक शॉर्ट ट्रिक है, क्योंकि इसको बनाने में ना ये सिखाने बच्चों मेरे को समय लगा, लेकिन अगर आप बनाओगे ना तो इट विल टेक लेस देन 15 सेकेंड के अंदर आंसर आ जाएगा। ठीक, तो कभी भी आपसे बोलेगा ना कि जीरो से पीक वैल्यू जाने में कितना टाइम लगा, जीरो से पीक वैल्यू, तो बोले भैया जीरो पर यहाँ है सर्कुलर मोशन में चला गया, पीक वैल्यू पे यानी एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, बस धड़ाक से सॉल्व कर लोगे। कहीं से भी कहीं बोल दे सर्कुलर मोशन का एनालिसिस करके निकाल लो। तो जो आज सिखाएं उसको जरा सा प्रैक्टिस करना, दिक्कत हो तो फिर एसएचएम का लेक्चर देख लेना है, जिससे कि थोड़ा सा और परफेक्शन आ जाएगा। ठीक, और सारे आईआईटी नीट जेई के जो भी क्वेश्चंस है उसको उठा के 15-15 सेकंड के अंदर आप सॉल्व कर सकते हो। दन प्रैक्टिस रहना चाहिए। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में बच्चों, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।